आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 हिस्ट्री द फ्रेंच रेवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं ऑलरेडी इस चैप्टर की वीडियोस आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या क्या मेन कॉजेज हैं। फर्स्ट, डिस्पोटिक रूल ऑफ लुइस 16। बहुत ज़्यादा डिस्पोटिक रूल था लुइस 16 का उस समय। ही बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस इन 1774। लुइस 16 को राजा बना दिया गया था फ्रांस में 1774 के दौरान। ही हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस इन वॉर्स। उसने सारे के सारे जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे वॉर्स में ख़त्म कर दिए थे फ्रांस के। फॉर द कॉस्ट ऑफ हिज रेगुलर एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंसेस ही इंक्रीजेस टैक्सेस। और उसकी कॉस्ट को बियर करने के लिए उसने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिया वहाँ पर फ्रांस के अंदर, विच वर पेड बाय द थर्ड स्टेट। और सारा का सारा टैक्स उसने थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर लगा दिया। सेकेंड, डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। अब फ्रांस के अंदर क्या किया गया, एक और मेन बड़ा कॉज है कि सोसाइटी का डिवीजन। 3 स्टेट्स में सोसाइटी को बांटा गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट्स। अमंग देम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट हैड 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स जो थे वो ओनली 10% लोग ही थे पूरी पॉपुलेशन के। एंड वर द क्लर्जी एंड नोबल्स। उनमें क्लर्जी और नोबल्स थे। क्लर्जी और नोबल्स में आपको वीडियो में पहले भी समझा चुकी हूँ, पर मैं एक बार वापस से बता देती हूँ। क्लर्जी और नोबल्स का मतलब ये हुआ जो प्रीस्ट वगैरह थे, जो हाई क्लास रिच क्लास पीपल थे, वो सारे के सारे आते थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के अंदर। दे एंजॉयड ऑल प्रिविलेजेस। उनको सारे राइट्स मिलते थे, सारे प्रिविलेजेस वो लोग इंजॉय करते थे। रेस्ट ऑफ द 90% वॉज ऑफ द थर्ड स्टेट। और रहा सवाल कॉमन लोग का, कॉमन पीपल का, वो सारे थर्ड स्टेट के अंदर आते थे और वो सारे 90% ऑफ द पॉपुलेशन उन्हीं की थी। विच पेड ऑल काइंड ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जिनको डायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता था और इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता था। तो दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लेड टू द रिवोल्यूशन ऑफ द थर्ड स्टेट। और इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन वहां पर ऐसा हुआ जिसके कारण रेवोल्यूशन क्रिएट किया गया थर्ड स्टेट के लोगों ने। रीजन, राइजिंग प्राइजेस। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस हैड इंक्रीज। धीरे धीरे फ्रांस के अंदर क्या हुआ, पॉपुलेशन में एकदम इंक्रीजमेंट देखा गया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, मोर डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी, तो फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ने लग गई। सो द प्राइजेस ऑफ ब्रेड रोज रैपिडली। तो वहाँ पर क्या किया, जो ब्रेड थे, क्योंकि वहाँ के लोग ब्रेड प्रेफर ज़्यादा करते थे, तो उसके प्राइजेस बहुत हाई कर दिए, विच द पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय। तो पुअर लोग थे वो तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। सो द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज। तो दोनों के बीच में, रिच लोगों के बीच में, पुअर लोगों के बीच में क्या हुआ, गैप बहुत इंक्रीज होता चला गया। नेक्स्ट रीजन, इंस्पिरेशन ऑफ द फिलोसफर्स। बहुत सारे फिलोसफर्स ने फ्रीडम, इक्वालिटी, इन सब के लिए फ्रांस में डेमोक्रेसी की भावना को क्रिएट किया। तो फिलोसफर लाइक जॉन लोके, जीन जैक्यूस रोसोक्यू एंड मॉन्टेस्क्यू प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ हैविंग अ सोसाइटी वेयर पीपल वुड एंजॉय फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो ये जितने भी फिलोसफर्स थे, इनने एक ही आइडिया किया, लोगों को प्रेरित किया कि वो क्या कर सके, फ्रीडम, इक्वल लॉज और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके फ्रांस के अंदर सभी लोगों को। तो देयर आइडिया इंस्पायर्ड द कॉमनर्स ऑफ फ्रांस टू रियलाइज देयर ड्रीम। और उनके ही आइडियाज़ को आगे इंस्पिरेशन बनाकर फ्रांस ने रियलाइज किया कि हकीकत क्या चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज गुलेटिन। गुलेटिन क्या होता है, हाउ वॉज इट यूज्ड। अब उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो द गुलेटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड with which a person is beheaded। गुलेटिन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें 2 पोल्स होते हैं और एक ब्लेड लगी हुई होती है, और जिसमें पर्सन का जो हेड है वो बीच में रखा जाता है। तो इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलेटिन हु इन्वेंटेड इट। इसका नाम भी तभी पड़ा है क्योंकि इसको डॉक्टर गुलेटिन ने इन्वेंट किया था। इट वॉज यूज बाय रॉबेस्पियर। ये रॉबेस्पियर ने यूज़ किया है। हु फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रियाइन ऑफ टेरर। इसने रियाइन ऑफ टेरर की पॉलिसी को फॉलो किया था, ऑफ सर्व कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जो भी लोग इसके खिलाफ होता था तो वो ये उसको पनिशमेंट देता था बाय गुलेटिन। तो दोज हु डिड नॉट एग्री विथ हिज मेथड्स वर अरेस्टेड। जो इससे सहमत नहीं होता था उसको अरेस्ट किया जाता था, इम्प्रिजन किया जाता था, एंड देन ट्राइड बाय अ रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गुलिटाइन। अगर कोर्ट भी उनको गिल्टी फील करती थी तो उनको क्या करा जाता था, इस डिवाइस से मार दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डिड वुमेन प्ले ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स। वुमेन का क्या रोल था रेवोल्यूशनरी ईयर्स के टाइम। सो आंसर,
From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. शुरुआत से ही वुमेन बहुत एक्टिव रोल प्ले करती थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रेंच सोसाइटी के अंदर. In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspapers. और अपना डिस्कशन करने के लिए, अपनी वॉइस को रेस करने के लिए, अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए वुमेन ने अपना खुद का पॉलिटिकल क्लब्स बनाना स्टार्ट कर दिया और न्यूज़पेपर में भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखना, पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया. अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़. कम से कम 60 वुमेन्स के क्लब देखने को मिले फ्रेंच सोसाइटी के अंदर. एंड द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस क्लब. और उसके अंदर से दो बहुत फेमस क्लब थे, रेवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन. ये दो मोस्ट फेमस क्लब थे जहां पर डिस्कशन होता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. फ्रांस किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना. तो द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जो किया था वो 1791 में कंप्लीट किया था. इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च. इसका मेन ऑब्जेक्ट था कि क्या करना, जितनी भी पावर्स है मोनार्च की उसको लिमिट करना. तो द पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची किस तरीके से बना. आंसर, द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. जो नेशनल असेंबली थे उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया था 1791 में. तो इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च. इसका मेन मकसद था कि जो मोनार्च सिस्टम चला आ रहा है, किंग का रूल चला आ रहा है, उसको लिमिट करना, उनकी पावर्स को लिमिट करना. तो जो पावर्स थी instead of being concentrated in the hand of one person were now separated and assigned to different institution. और जो अब पावर्स एक के हाथ में ना होके उन्होंने उसको सेपरेट कर दिया गया. एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में पावर्स को बांट दिया गया. तो दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. और इससे फ्रांस क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन 3 टीचिंग ऑफ रोसेक्यू विच लेड द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी. कोई सी भी 3 टीचिंग्स एक्सप्लेन करो जो कि रोसेक्यू फिलोसोफर ने दी है जिससे डेमोक्रेसी की फाउंडेशन का पता चलता है. आंसर, ही अपहेल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवर्जिनिटी. उसने बहुत ज़्यादा फेमस सोवर्जिनिटी पे ध्यान दिया. सोवर्जिनिटी का मतलब होता है कंट्री में अब फीलिंग जनरेट करी कि हम सोवर्जियन नेशन कहलाए. मतलब हमारे यहाँ इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए. तो ही बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द गवर्नड. इसका मानना था कि गवर्नमेंट लोगों के द्वारा बननी चाहिए, उनकी कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है. ही स्टेट दैट पीपल आर द रियल सोवर्जन्स और किंग्स रूल ओनली विद देयर कंसेंट. उसका मानना था कि पीपल जो है, लोग जो है वो ही रियल सोवर्जन होते हैं और जो किंग का रूल है ओनली विद देयर कंसेंट. मतलब उनको लोगों, किंग अगर कोई फैसला भी सुनाता है तो उसको लोगों की राय लेनी चाहिए. His famous book Social Contract tell us about a contract between the rulers and the ruled whereby the former would guarantee the freedom of happiness. उसकी फेमस बुक के अंदर जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी लिखा गया है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बताया रूलर्स के बीच में और किस तरीके से रूल किया जाता है जिसमें फॉर्मल वुड गारंटी द फ्रीडम एंड हैप्पीनेस. जिसमें फॉर्मल उनको गारंटी देता है उनके फ्रीडम के लिए और उनके हैप्पीनेस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द अचीवमेंट ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे इन फ्रांस. फ्रांस के अंदर नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या क्या अचीवमेंट्स किए थे. तो नेपोलियन बोनापार्टे वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटर. नेपोलियन बोनापार्टे एक मिलिट्री डिक्टेटर था फ्रांस के अंदर. आफ्टर क्रॉनिंग हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804 ही सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. उसने जब ताज पहन लिया था, एम्परर बन गया था, राजा बन गया था वो फ्रांस का 1804 के अंदर, तो उसने क्या उसने यूरोप को धीरे धीरे मॉडर्नाइज करना स्टार्ट किया गया. अब उसने मॉडर्नाइज के लिए क्या क्या चीज़ें करी थी. ही इंट्रोड्यूस अ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. प्राइवेट प्रॉपर्टी को उसने लॉ बनाया, कानून बनाया जिससे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को लोगों को अपना खुद का अधिकार मिल सके अपनी खुद की प्रॉपर्टी पे. ही इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर. यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया वेट एंड मेजर्स का. इनिशियली मैनी सो नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल. और बहुत से टाइम नेपोलियन को एज अ लिबरेटर भी देखा गया. लिबरल मतलब फ्री नेशन करना चाह रहा था वो, जो कि फ्रीडम मिले, लोगों को अपना अधिकार मिले. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बुक इन विच द आइडिया ऑफ 1 पर्सन एंड 1 वोट वॉज मेंशन. ऐसी बुक का नाम बताइए जिसमें आइडिया 1 पर्सन और 1 वोट मेंशन किया गया है. आंसर इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज स्लेवरी फाइनली अबॉलिश इन फ्रेंच कॉलोनीज. स्लेवरी को कब फाइनली अबॉलिश कर दिया गया फ्रेंच कॉलोनीज में. इन 1848.
नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the most important legacy of the French Revolution? कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी है फ्रेंच रेवोल्यूशन की? तो द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक राइट। ये आइडियाज होने चाहिए, लिबर्टी के होने चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए और डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लेगेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी है? जॉन लॉके। इन्होंने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट की बुक लिखी है। ओके स्टूडेंट्स, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा हमने ईच टॉपिक का शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, अगर अभी तक भी आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।